हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं जीओसी का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों यार, जीओसी के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या बातें करेंगे? पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट की, तो दूसरे वाले लेक्चर में हम लोगों को बात करनी चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो आज इन्हीं की बातें करते हैं और सब बातें को खत्म करते हैं। तो चलो दोस्तों, हेडिंग डालते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यार देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है इसको बताते हैं, ठीक है, और बातों को समझाते हैं। तो पहला पॉइंट, ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है। सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है। डीलोकलाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन देखो जनरली कहीं नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो घूमता नहीं है, मगर हाइपर कॉन्जुगेशन में हम सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कराते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब समझते हो? मोशन, मूवमेंट, बॉन्ड का टूटना और बनना, ये डीलोकलाइजेशन है। जब भी कहीं डीलोकलाइजेशन टर्म आएगा तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड या तो बनना होगा या ब्रेक हो रहा होगा, शिफ्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना? तो देखो, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है। अब ये किस पर होता है, कैसे कैसे काम करता है बताता हूं। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन, कि कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हमें मिलेगा। तो जरा देखो यार दोस्त, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलने की कंडीशन नंबर 1, ठीक है, वो क्या है जरा देखो। हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन में, ठीक है, या फिर मिलता है फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में, या फिर दोस्त मिलता है किसमें? डबल बॉन्ड में। इस तरह से डबल बॉन्ड में, ऐसे। सबसे पहली बात कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो 3 जगह पे मिलेगा। कार्बोकैटायन में मिलता है, ठीक है, फ्री रेडिकल में मिलता है और डबल बॉन्ड में मिलता है। मिलता कैसे है जरा देखो, सिचुएशन ये होनी चाहिए। क्या? देखो सिचुएशन क्या होनी चाहिए, सिचुएशन ये होनी चाहिए जैसे हमारा ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, तो कार्बोकैटायन के बगल में देखिए ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन का एडजेसेंट कार्बन, डायरेक्ट कार्बोकैटायन से जो कार्बन अटैच होगा, देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटायन से डायरेक्ट जो कार्बन अटैच होगा, एक मिनट इसको कलर कर देता हूं, ऐसे, ये देखिए, अब बात को समझिए। कार्बोकैटायन से डायरेक्ट अटैच कार्बन जो होता है मेरे दोस्त, उसको बोला जाता है, कार्बोकैटायन से डायरेक्ट अटैच कार्बन जो होता है मेरे दोस्त, उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन, ठीक है। कार्बोकैटायन से डायरेक्ट कार्बन जो अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जहां पर प्लस है उसका पड़ोस, मतलब अपना अड़ोसी पड़ोसी, है ना। अल्फा कार्बन कौन है? अड़ोसी पड़ोसी है, जस्ट बगल वाला। अल्फा कार्बन कौन होता है? अड़ोसी पड़ोसी। यदि मान लो किसी को समझना है कि सर यार अल्फा कार्बन नहीं समझ में आया, तो बस तुम इतना ध्यान रखो, पड़ोसी अल्फा कार्बन होता है। तो कार्बोकैटायन का पड़ोसी ये, तो ये अल्फा कार्बन है, ठीक। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है दोस्त, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोकैटायन का पड़ोसी ये। इसी तरह से जरा इसको देखो, यदि कहीं पे फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल का पड़ोसी देखो जरा, ये देखो, ये फ्री रेडिकल है। अब इसका पड़ोसी बेटा ये अल्फा बोला जाएगा, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे। तो सबसे पहले जरा देख लो, कार्बोकैटायन का अड़ोसी पड़ोसी अल्फा कार्बन, फ्री रेडिकल का अड़ोसी पड़ोसी अल्फा कार्बन। अब जरा एक और अल्फा कार्बन की बात समझो, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ऐसे। अब डबल बॉन्ड का अड़ोसी पड़ोसी कौन होगा? अल्फा कार्बन होगा। ये पूरा डबल बॉन्ड है, ये देखो। तो ये क्या हुआ? सॉरी, ये क्या हुआ? अल्फा कार्बन हो गया मेरे दोस्त, और ये क्या हुआ? अल्फा कार्बन हो गया मेरे दोस्त। तो डबल बॉन्ड का भी अड़ोसी पड़ोसी अल्फा कार्बन,
कार्बोकैटायन का पड़ोस अल्फा कार्बन, फ्री रेडिकल का पड़ोस अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बोकैटायन का अर्धसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, फ्री रेडिकल का अर्धसेंट कार्बन अल्फा कार्बन और डबल बॉन्ड का अर्धसेंट कार्बन अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन मेरे दोस्त अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इतनी बात समझ पाए? अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? ये बात सही है, ये बात सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पकड़ लोगे चीजें। तो जरा देखो, अब हाइपर कॉन्जुगेशन धीरे धीरे सिखाता हूं, जरा समझिएगा। सबसे पहली कंडीशन हुई कि कहां कहां मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन? सिर्फ 3 जगह पे मिलेगा। एक डबल बॉन्ड पे मिलेगा, एक मेरे दोस्त फ्री रेडिकल पे मिलेगा, एक मेरे दोस्त कहां मिलेगा? कार्बोकैटायन पे मिलेगा। ठीक है, और मिलने की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है? तो अब मैं पूरी कंडीशन लिख रहा हूं, जरा अच्छे से समझिएगा। कहीं पर भी यदि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। पहली 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 क्या है? या तो कार्बोकैटायन हो, या फ्री रेडिकल हो, या फिर डबल बॉन्ड हो। पहली बात तो ये है, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। दूसरी, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन या फिर हैलोजन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये देखो, ये 3 कंडीशन है कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन होने की। क्या? या तो कार्बोकैटायन हो, या फ्री रेडिकल हो, या डबल बॉन्ड हो। पहला पॉइंट ये। दूसरा, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। यदि अल्फा हाइड्रोजन ना हो दोस्त तो अल्फा हाइलोजन जरूर हो। एक अल्फा हाइड्रोजन हो, यदि अल्फा हाइड्रोजन ना हो मेरे दोस्त तो अल्फा हाइलोजन जरूर हो। और क्या? अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन कहीं मिल जाए तो वहां पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, वहां पर दोस्त हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हैं। कंडीशन एक बार फिर से देख लो, क्या क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन है कार्बोकैटायन हो, फ्री रेडिकल हो, या डबल बॉन्ड हो। दूसरी कंडीशन मेरे दोस्त क्या है कि उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा हैलोजन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर हम बताएंगे कि अल्फा कार्बन कैसा है, तो चलो अब आपकी बात करते हैं। हम अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीखते हैं, क्योंकि वो आ जाएगा तो काम आगे बढ़ जाएगा। चलिए देखो दोस्त, ये एक मॉलिक्यूल लिखा है ऐसे, ये देखिए। अब मैंने आपसे कहा कि जरा बताओ इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये देखो डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? अब डबल बॉन्ड का पड़ोस ये, इसके पास ये हमारा क्या है, सॉरी यार, ये हमारा बच्चों क्या है? अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है? पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो। बात सही है कि नहीं? पकड़ पाए कैसे किया हमने? आपने कहा नहीं सर एक क्वेश्चन और बता दो, तो मैंने कहा यार ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तो हम लोग और कर देते हैं। देखिए और पकड़ते हैं, देखो ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो। अब मैंने कहा इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो पहले क्या है, मैंने कहा था डबल बॉन्ड को पहले पकड़ो, तो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है दोस्त। अब इसका पड़ोस ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हुआ तो ये क्या हुआ? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए भाई? ये पूरा हमारा डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड का अगल बगल, तो डबल बॉन्ड का पड़ोस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 1। डबल बॉन्ड का पड़ोस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2। तो टोटल कितने हो गए ये? टोटल कितने हो गए ये? अब बच्चों ने कहा नहीं सर और बताओ,
तो मैंने कहा ठीक है यार, और 2-4 मॉलिक्यूल के निकाल लेते हैं। देखो ये एक कार्बोकटायन है ऐसे, मैंने कहा इसके बताओ, तो जरा देखो कार्बोकटायन को हम क्या मानते हैं, ये कार्बोकटायन हमारा क्या हो गया, sp2 हो गया है ना, मतलब ये कंडीशन हो गई। इसका पड़ोस कौन कौन, ये। अब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों, लाइन स्ट्रक्चर है, लाइन स्ट्रक्चर में 2 वैलेंसी दिख रही है, जो 2 नहीं दिख रही है, जो नहीं दिख रही है वो क्या होती है, हाइड्रोजन से पूरी होती है। यहां पर भी कितने हो गए, 2। क्यों भाई, ये प्लस है, प्लस का बगल पड़ोस अल्फा, प्लस का पड़ोस अल्फा, प्लस का पड़ोस अल्फा, और यहां पर कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां पर दोस्त कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। किसी ने कहा यार इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन अच्छे से पकड़िए, ये देखो। अब हमें करना क्या है, इसको पकड़ लिया, जहां पे प्लस लगाया, फ्री रेडिकल लगाया, डबल बॉन्ड, उसका अड़ोस पड़ोस अल्फा है। तो देखो ये फ्री रेडिकल का अड़ोस पड़ोस अल्फा, तो ये कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका अर्जेसेंट क्या है, ये, इसके पास भी कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसका अर्जेसेंट कौन है, ये, इसके पास भी बेटा कितने हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो सम कितना हुआ, 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितना हो गया सम, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। चेक करो, तो जहां पे प्लस लगा है, जहां पे फ्री रेडिकल है, जहां पे डबल बॉन्ड है, उसका पड़ोस अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। अब इन बातों को और आगे बढ़ाया जाए। चलिए, यदि आप अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख जाते हो तो फिर हम आगे की बात करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन आता कैसे है। तो जरा देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये देखो, ये देखो बच्चों, मैंने एक मॉलिक्यूल लिख लिया ऐसा, इस तरह से। ठीक है, गौर से समझिएगा, ये एक मॉलिक्यूल लिख लिया ऐसे। अब आप चेक करो, ये हमारा क्या है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के बगल में क्या है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, और ये क्या है, अल्फा कार्बन कैसा है, sp3 भी है। तीनों कंडीशन होनी चाहिए ना, डबल बॉन्ड होना चाहिए है, अल्फा कार्बन होना चाहिए है, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए है। अब देखो ये किस तरह से काम करता है दोस्तों, ये इस तरह से काम करता है, देखिएगा गौर से। ये हाइड्रोजन ऐसे आएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाए, और जब ऐसे शिफ्ट हो गया तो ये देखो क्या आया, ये आया ये प्लस। गौर से देखिए, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे माइनस आ गया, और ये ऐसे ऐसा हो गया। क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड जो था वो शिफ्ट हुआ है। दोस्त ये कौन सा बॉन्ड होता है, हम सभी जानते हैं सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, ये देखो, ये सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। पाई बॉन्ड का मतलब p ऑर्बिटल है कि नहीं। सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ ऐसे। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर जब ये वाले इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये भी आ सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। इसका मतलब इसका एक फिगर ये भी पॉसिबल है। भाई ये तीनों आइडेंटिकल हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तीनों आइडेंटिकल हाइड्रोजन है। तो यदि ये काम कर सकता है तो ये भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। ये देखो बच्चों, ये आ गया हमारा। अब जब ये कर सकता है तो इसको बुरा नहीं लगेगा, तो वो कहेगा यार हम भी तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल दोस्त, तुम भी कर सकते हो। तो यार ये आ गया इस तरह से, ये देखो। तो क्या हो गया ये, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन थे वो इस तरह का काम कर सकते हैं, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। इस काम को हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। ये सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से चल रहा है।
तो ये क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। इस तरह से काम करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरह से चाहें तो आप प्लस में भी करा सकते हैं। देखो ये मैंने लिखा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिखा कार्बोकैटायन, ये देखो ये कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन में ये बात कैसे चलेगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, है कि नहीं, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे, ये देखो। अब आप समझ गए होंगे, फिर ये भी तो कर सकता है, तो भी ऐसा हो जाएगा, ये भी तो कर सकता है, तो ऐसा हो जाएगा। ये देखो दोस्त, बात को समझ रहे हो कैसे क्या हुआ है भाई, ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये खाली ऑर्बिटल है। कार्बोकैटायन का जो ऑर्बिटल होता है वो सब बच्चों को पता है, यहां पे खाली पी ऑर्बिटल होता है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये देखो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो ये देखो कार्बोकैटायन में इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है। अब इसमें कौन सा बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, सिग्मा प्लस वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखो ये वैकेंट है ना, तो ये कैसा कॉन्जुगेशन है, सिग्मा प्लस वैकेंट पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है। ये कैसा है, सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। अब हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं कि यदि कहीं पर इस तरह के चार्ज का मूवमेंट होता है तो होता क्या है। बच्चों ने कहा कि सर कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है तो इससे हमें क्या पता चलेगा और इससे हमें क्या मिलेगा। तो एक एक करके अब कहानी को स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। देखो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग फिगर, कितने फिगर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के, वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे दोस्त उतने फिगर बनेंगे। किसी ने कहा भाई कितने बनेंगे, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, चेक करो अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 1 2 3, 3 फिगर बने। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, 3 फिगर बने। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग फिगर बनते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हमारे पास फिगर आएंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो ये ऐसा डीलोकलाइजेशन होने से होता क्या है, यदि कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो ये क्या करता है, तो आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, चार्ज घूम रहा है। ये देखो सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हुआ, पाई सिग्मा में कन्वर्ट हुआ, ये देखो सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हुआ है, तो चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और जब भी कहीं चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है तो चार्ज क्या करता है, अपना इफेक्ट छोड़ता है, अपना इफेक्ट छोड़ता है। किस तरह का इफेक्ट छोड़ता है अब हम वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या करता है, स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट डालता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट डालता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट डालता है, सभी बातों पे वो इफेक्ट डालता है। तो अब हम इन बातों को डिस्कस करते हैं, तो एक एक करके हम इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जरा अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितने ज्यादा दोस्त अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकैटायन की उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हम रूल साले लिख देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, यदि कहीं पर फ्री रेडिकल है तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, किसकी, फ्री रेडिकल की। अब और देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, किसकी, एल्कीन की। ये 3 पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये देखो जितने ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। ये देखो ध्यान दो बच्चों,
जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी। ये बात क्लियर है। अब हम एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, दोस्तों कि हाइपर कॉन्जुगेशन करता क्या है, काम क्या करेगा, किस तरह से चीजों को मोल्ड करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कहानी को आगे बढ़ाएं, चलो बढ़ाते हैं कहानी को आगे। देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे देखते। अब इनके एप्लीकेशन पर फोकस रखिएगा। एप्लीकेशन किस किस तरह से होंगे, ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन किसके एप्लीकेशन क्या है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो यार, सबसे पहला हमारा ये काम, ये देखो मिथाइल कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है दोस्त, है कि नहीं, और ये क्या है, ये मेरे दोस्त सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। बच्चों ने कहा सब सेकेंडरी लिख दिया है तो टर्सरी भी लिख दो ना सर, तो मैंने कहा ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। ये देखो ये कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन है। देखो जरा टर्सरी कार्बोकैटायन कैसे लिखना है, ये प्लस, ये एक CH3, एक CH3 ये आ गया और एक CH3 ये आ गया। अब इनकी स्टेबिलिटी लगानी है, तो जरा बताओ, ये तो हमारा हो गया क्या, जहां पे हमें जिसके अगल बगल ये चेक करना है कि अल्फा कार्बन कितने हैं। ये देखो ऐसे। अब बताइए जल्दी से अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए कि किसमें किसमें कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0, इसके पास, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के पास कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3, इसके पास चेक करो बगल, भाई इसका पड़ोसी ये, इसके पास 3, इसका पड़ोसी ये, इसके पास 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। यहां पर चेक करो, इसका पड़ोसी ये 3, इसका पड़ोसी ये 3, इसका पड़ोसी ये 3, अर्जेसेंट है ना 9। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये देखो अब यार इसकी स्टेबिलिटी आई इफेक्ट से भी हम लोगों ने यही निकाली थी और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी यही निकालना है। तो एक नोट डाल देता हूं यहां, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, एच इफेक्ट जो होता है, एच इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है किस पर, आई इफेक्ट पे। आई इफेक्ट वीक इफेक्ट माना जाता है और एच इफेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माना जाता है। तो देखो स्टेबिलिटी ये निकल के आई, ठीक है, और इस बात को भी ध्यान रखिए। अब आपने कहा कि सर कुछ ऐसा बताओ, एक क्वेश्चन हम लोगों ने और डिस्कस किया। क्या क्वेश्चन है जरा देखो, एक कार्बोकैटायन ये बनाया, एक कार्बोकैटायन बच्चों हम लोगों ने ये बना लिया, एक कार्बोकैटायन हम लोगों ने ये बना लिया। ये देखो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी अरेंज करो। तो दोस्त इनकी स्टेबिलिटी कैसे अरेंज करोगे, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो अब स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे, अल्फा हाइड्रोजन से। तो जरा इनके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आप निकालो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, बगल वाला होता है ना, तो यहां पे अल्फा हुआ, यहां पे। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है जरा बताना, यहां पे 2, यहां पे 1। जितनी लाइनें खिंची हैं वो बैलेंसी हैं, जो लाइनें नहीं खिंची हैं वो सब हाइड्रोजन है। मतलब जैसे कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4, तो 2 लाइनें खिंची हैं इस पॉइंट पे, तो कार्बन की 2 बैलेंसी दिख रही है, 2 नहीं दिख रही है, जो नहीं दिख रही है वो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए और 2 अल्फा हाइड्रोजन वहां हो गए, तो 2 यहां हो गए और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां हुआ, तो टोटल कितने हो गए 3। यहां पे चेक करो, 1 यहां पे हुआ क्योंकि इसका बगल ये है बस, और कोई है ही नहीं, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 1, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। समझ गए कैसे, 2 बैलेंसी दिख रही हैं तो 2 नहीं दिख रही है तो अल्फा हाइड्रोजन 2, 2 बैलेंसी दिख रही हैं 2 नहीं दिख रही है तो अल्फा हाइड्रोजन 2। इस पॉइंट पे तो एक ही बैलेंसी दिख रही है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन 3। तो टोटल कितने हो गए यार जरा देखना, 7 हो गए। तो स्टेबिलिटी क्या आ गई, सबसे ज्यादा सी की, फिर बी की, फिर ए की। बात समझ पाए, अल्फा हाइड्रोजन काउंट किए, काउंट तो करना समझ रहे हो ना यार, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट किए, इजी है यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 2 मिनट में हो जाता है, आपके लिए तो और इजी है।
ठीक है दोस्त, अब जरा बताओ, इसको जरा बताइए, ये देखो, ये ए, ये बी, ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों दे रहा हूं, जैसे तुम्हें एक बात क्लियर हो जाए। वो बात क्या है जरा समझिए। ए और बी में बताइए कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, बताओ बच्चों। ये क्या हो गया, एक मिनट, इसको जरा छोटा कर दो, इसको डिलीट करते हैं, है ना, इसको बनाओ। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये तो हो गया अपना ये। अब इसका अड़ोस पड़ोस देखना है, इसके पड़ोस में कितने, 3 3 और 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यदि हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन मेरे दोस्त कितने हैं, जरा चेक करो। 3 यहां पे है, 3 यहां पे है और 2 यहां पे है। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन। तो कितने, 3 2 3, कितने होते हैं यार, 8। अब यहां पे आ जाओ, देखो 3 3 3, तो ये कितने हो गए, 9। ये देखो, अब यदि इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि C2H5 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है ना, है, और हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो हमें कौन सा लगाना चाहिए, देखो इस वजह से मैंने ये बात बताई है, क्योंकि इस बात से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें यदि कहीं एक दूसरे को अपोज कर रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन एक दूसरे का अपोज करें, तो हम डोमिनेट किसको कराएं, चेक करो। यदि हम अल्फा हाइड्रोजन छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो ये ज्यादा स्टेबल है आपके हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। क्यों, CH3 से कैंसिल हो गया, ये CH3 से कैंसिल हो गया, और ये CH3 है, ये C2H5 है। C2H5 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, अब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसके हिसाब से आंसर ए आना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से आंसर बी आना चाहिए। तो अपोज कर रहे हैं ना, उल्टा आंसर दे रहे हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट ए आंसर दे रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन बी आंसर दे रहा है। तो क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग इफेक्ट है, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, बी ग्रेटर देन ए। बात समझ पाए, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों कराया है कि यदि कहीं हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि इंडक्टिव इफेक्ट अलग आंसर बता रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन अलग आंसर बता रहा है, तो तुम हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ जाओगे। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन, बात समझ रहे हो सारे बच्चों, पकड़ तो पा रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, कर लोगे। अब आपने कहा सर कहानी को और आगे बढ़ा लो, टेंशन की बात नहीं है, तो जरा देखो यार, इसी तरह से कुछ और स्टेबिलिटी के क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, देखो अब यार ये क्वेश्चन जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए एक ये लगा है, एक ये लगा है, ए बी, अब इस पर मैंने यहां लगा दिया, इस पर मैंने यहां लगा दिया है, इस पर मैंने यहां लगा दिया है। अब बताइए कि आंसर क्या आएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चेक करने चाहिए, चेक करो। तो पहले तो बॉक्स बना देते हैं, जैसे आपको पता चल जाए कि किसके अराउंड सारी बातें चेक करनी है, इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड। अब बताओ यार प्यारे बच्चों कि हमारे पास किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये फ्री रेडिकल है, ये देखो ये फ्री रेडिकल है इस जगह पे। अब बताइए कैसे किया जाए, बताओ प्यारे बच्चों। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे, गौर से देखिएगा, ये इसका पड़ोस एक अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका पड़ोस एक अल्फा हाइड्रोजन, 3 लाइनें खींची हैं तो एक लाइन नहीं दिख रही है तो एक अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना, 3 लाइनें खींची है एक लाइन नहीं दिख रही है तो एक अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इस पे आओ,
ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 7। ये पॉइंट है, इसके बगल में 2 लाइनें दिख रही हैं तो 2 बची। इसमें यहां पे 1 लाइन दिख रही है तो 3 बची, यहां पे 2 लाइन दिख रही हैं तो 2 बची। यहां पे चेक करो, 1 और 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? यहां पे 3। यहां पे 3 लाइनें दिख रही हैं तो 1 बचा, और यहां पे 2 लाइनें दिख रही हैं। यहां पे चेक करो, 2 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे दोस्त? 4। तो इन सब चीजों को देखते हुए आंसर हमारा क्या बनता है स्टेबिलिटी के लिए? तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है? बी में। फिर किस में है? फिर दोस्त डी में है। फिर किस में है? सी में है। सबसे कम किस में है? ए में है। तो आंसर स्टेबिलिटी का ये बनना है। तो बात समझ रहे हो कैसे निकालना है? ये तो बात समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूं भाई? देखो 2 लाइनें हैं इसके बगल में, ये तो पॉइंट हो गया, इसका बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में क्या है? 2 लाइनें खींची हैं, 2 बची, जो बची वही सब अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर भी 2 लाइनें खींची हैं, 2 बची, अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहां पर चेक करो, 3 लाइनें खींची हैं, यहां पर 1 लाइन आई तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 लाइनें हैं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 लाइनें हैं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? 2 लाइनें हैं तो 2 लाइनें नहीं है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी तो 4 ही होती है ना। तो ये तो निकाल पा रहे होगे ना। अब जरा देखो यार, बातों को थोड़ा और खिसकाते हैं, ठीक है, चीजों को हम लोग और पढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी इससे कैसे निकालोगे? देखो, एक एल्कीन ये बना है, एक एल्कीन दोस्त ये बना है, एक एल्कीन दोस्त ये बना है, ये देखो, ठीक है। अब इसके 2 फॉर्मेट हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि यहां पे 2 चीजें हो सकती हैं। इसको हम सिस भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ट्रांस लिख सकते हैं, ये ट्रांस भी लिखा जा सकता है, और बच्चों ये सिस भी लिखा जा सकता है। तो अब ये देखो, एक बात ये आई, ये ट्रांस है, ये सिस है। इसी बात को और आगे बढ़ा लिया, एक अल्फा हाइड्रोजन ये, इसके बाद और एल्कीन बढ़ा लिया, एक एल्कीन ये लिख लिया, सारे एल्कीन एक साथ निपटा देते हैं। ये देखो, अब मेरे से पूछा जा रहा है बताओ इन सब में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड सेलेक्ट करो, इसमें भी डबल बॉन्ड सेलेक्ट करो, डबल बॉन्ड सेलेक्ट, डबल बॉन्ड सेलेक्ट करो, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे आप। अब मेरे दोस्त जरा काउंट करना शुरू करो, देखिए गौर से काउंट करिए, क्या इसके अगल बगल कुछ है? नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें आओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। क्यों? डबल बॉन्ड का पड़ोस अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन 3। इसमें कितने हैं? 6। 3 यहां पे है और 3 यहां पे है। अब इसमें आ जाओ, इसमें कितने हैं? 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। ए बी, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, और इसको ई कह दिया। ई में देखो कितने हैं? 12। 3 3 6 3 9 3 12। तो आंसर क्या है आपके हिसाब से? तो इसका मतलब आंसर जो बना वो ये बना, सबसे ज्यादा स्टेबल ई, फिर डी, ठीक है कि नहीं, फिर क्या है? डी, फिर क्या है? सी। सी में 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। 1 मिनट इसको रफ कर दें, फिर सी, फिर बी, फिर ए। सिस और ट्रांस में अभी नहीं बताया मैंने। अब उस सिस और ट्रांस का कंपेयर करो, तो सिस और ट्रांस में अल्फा हाइड्रोजन के नंबर सेम है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, देख लो है। तो क्या होगा? तो सबको पता है कि इसका डाइपोल मूवमेंट होता है, सिस का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता है, और ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, जिसकी वजह से ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, ऐसे। तो जब सिस और ट्रांस में कंपेयर करने की बात करेगा
तो हम किससे निकाल लेंगे, चलो इसको हटा देते हैं, यहां पे हो नहीं पा रहा है, ठीक है कि नहीं। सिस और ट्रांस में कंपेयर करने की बात करेगा तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा सिस से, क्यों, क्योंकि उसके पास डाइपोल मूवमेंट 0 होता है और सिस के पास डाइपोल मूवमेंट होता है, कैंसिल आउट नहीं होते, इसके डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी एल्कीन की, ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी एल्कीन की। अब आगे बढ़ते हैं। एल्कीन में मेरे दोस्तों एक और बात चलती है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एक और हेडिंग, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को बोला जाता है HOH। कभी कभी इसके बारे में भी पूछते हैं कि यार हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बताओ। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये एल्कीन है, इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है इस तरह से। अब इस प्रोसेस में जो भी हीट रिलीज होगी ये उसी को कहा जाता है HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और ये हमेशा रिलीज होती है एक्सोथर्मिक होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछते हैं, तो जब भी कहीं मेरे दोस्त हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आपसे पूछी जाए तो कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ एक बार लिख देना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उल्टा सॉरी, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। ये देखो, जैसे मैं कहता हूं कि इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अरेंज करो, गौर से देखिएगा, इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अरेंज करनी है, ये मॉलिक्यूल है। अब यार हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ बेटा, किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। ये आपका काम है बताना कि आप कैसे बताओगे, कोशिश करना आपका काम है। और मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे 2 मिनट में इस बात को बता देंगे। इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अरेंज करनी है, A, B, C और D। बताइए इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या ऑर्डर होगा, तो जरा चेक करो। ये तो हमारा हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड ऐसा है, ये तो आएगा ही नहीं इस पॉइंट से, है ना, इसको हटा दो। डबल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड ये हो गया, ये भी नहीं बन पाएगा, है ना। और कोई चीज है जिससे बना सकते हैं हम लोग, आई थिंक इससे बन सकता है यार, चलो हटाए, छोड़िए। चलो बच्चों अब बताओ, तो डबल बॉन्ड ये है तो अल्फा कितने हुए, देखो एक यहां पे 3 अल्फा, ओ देखिए यहां पे 3 अल्फा, 3 अल्फा यहां पे, 2 अल्फा यहां पे, 2 अल्फा यहां पे। डबल बॉन्ड का अर्धसेंट अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड का अर्धसेंट अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड का अर्धसेंट अल्फा कार्बन। बात समझ रहे हो ना भाई, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये है, और इस पे एक लाइन दिख रही है, 3 लाइनें नहीं दिख रही है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3। ये डबल बॉन्ड का पड़ोसी है, इस पे एक लाइन दिख रही है, 3 लाइन नहीं दिख रही है, तो डबल बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन 3, और ऐसा ही है। तो अल्फा हाइड्रोजन इधर कितने हैं, तो मेरे दोस्त इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6 और 10। इसमें चेक करो अल्फा हाइड्रोजन, ये हुआ हमारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये 3, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये 1, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये 2। ये 3 कैसे है, एक लाइन दिख रही है, 3 नहीं दिख रही है, तो 3। यहां पे 3 लाइनें दिख रही हैं, एक नहीं दिख रही है, तो अल्फा हाइड्रोजन 1। यहां पे 2 लाइनें दिख रही हैं, 2 नहीं दिख रही हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन 2। सबको जोड़ दो तो 6 आ जाते हैं। इसमें चेक कर लीजिए, 2 यहां पे, 2 यहां पे, तो सबको जोड़ दोगे तो 4 आ जाएंगे। इसमें चेक कर लीजिए, सिर्फ ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का पड़ोसी, डबल बॉन्ड ये हुआ, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये 2, डबल बॉन्ड का पड़ोसी ये 1, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अब अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब A की सबसे कम, फिर B की, फिर C की, और फिर D की। D की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है। अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा है। ये देखो
इस तरह से दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे, ठीक है, यदि कहीं पूछ दी जाए। अब एक क्वेश्चन और, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको टेंशन हो सकती है और यह होगी ही होगी, जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन के कर को बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। ए, ठीक है दोस्त, बी, ये देखिए दोस्त, अब जरा इस बात को आप अच्छे से ध्यान दो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि करें क्या। इन सब पे अल्फा हाइड्रोजन सेम है। अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए 6, चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए 6, अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो 6। तो आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे निकालोगे या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे निकालोगे, बताइए बच्चों। एक चीज यहां पे और लिख देता हूं, जैसे आपको ध्यान है, HOH जो होती है स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस बात से तो समझ ही गए होगे, है ना। HOH जो है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वैसे मेरे हिसाब से तो ये बात तुम समझ गए होगे, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मगर फिर भी आपके कहने से लिख देता हूं, ठीक है। अब बताओ कैसे करें इस क्वेश्चन को। अल्फा हाइड्रोजन से दोस्त तो होने वाला नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सब में सेम है, और चाहो तो काउंट कर सकते हो, चाहो तो काउंट कर सकते हो। देखो यहां पे चेक कर लो, यहां पे चेक कर लो, यहां पे चेक कर लो, आप चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन सबके सेम है? ये कार्बन 3 3 6, ये कार्बन है 3 3 6, ये है 3 3 6। अब कैसे करें, तो देखो ये तो हमारा ट्रांस लिखा है और ये हमारा सिस लिखा है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल है सिस से। आइसो कहां पे आता है, इसको आइसो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपीन। तो आइसो कहां पे आता है, इस पे आता है। ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि डाइपोल 0 है, और सिस और आइसो में पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना क्या है, आइसो सिस से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों आई इफेक्ट लगे होते हैं। ये देखो एक ही कार्बन पर दोनों आई इफेक्ट लगे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, ऐसा। अब यदि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो तुम समझ गए होगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, जस्ट अपोजिट, ऐसे। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फंस सकते हो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो जरा ध्यान रखिएगा, ट्रांस आइसो सिस, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है ट्रांस आइसो सिस, और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसा क्यों, ट्रांस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है इसलिए इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो गई। अब हमें सिस और इसमें देखना है, तो देखो यार यहां पर क्या है, एक ही कार्बन पर बल्कनेस है, एक कार्बन पर बल्कनेस होने की वजह से आई इफेक्ट एक ही कार्बन पे लग रहा है, तो स्टेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, इस वजह से ऐसा है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चले, है कि नहीं, कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। देखो यार कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप, हाइपर कॉन्जुगेशन दो तरह का होता है, एक होता है प्लस एच इफेक्ट, एक होता है माइनस एच इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस माइनस है, वैसे ही प्लस एच इफेक्ट को ही, प्लस एच इफेक्ट को ही कहीं कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है, प्लस एच इफेक्ट को ही कहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है, और माइनस एच इफेक्ट को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोल देते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोल देते हैं। ये देखो, तो प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट, चाहे ये बोलो और चाहे ये बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चे ने कहा हम पहचानेंगे कैसे, तो जरा देखो,
अल्फा कार्बन से यदि हाइड्रोजन अटैच है तो प्लस, अल्फा कार्बन से यदि हाइड्रोजन अटैच है तो माइनस, रिवर्स। ऐसा कैसे? देखो ऐसा ऐसे है, जैसे ये देखो क्लोरीन है। अब मेरे दोस्त बताना क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये ऐसे आता है, तो यहां पर बात ऐसे आ जाती है, सॉरी ये देखो, तो ये क्या हुआ? तो ये रिवर्स कॉन्जुगेशन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इसीलिए रिवर्स नाम देते हैं कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है। और जबकि इसमें क्या होता है दोस्त, आपने देखा है कि इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, ये देखो इसमें आप क्या कर रहे हो, ये और फिर ये है, इसमें नीचे की ओर आ रहा है, इसमें ऊपर की ओर जा रहा है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? कॉन्जुगेशन कह देते हैं, या फिर प्लस एच माइनस एच। अब इसी बात को थोड़ा और बढ़ाते हैं। लास्ट एंड फाइनल हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पर इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, तो गौर से समझिए, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखो, अब मैं इस जगह पे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप क्वेश्चन भी बताते जाइएगा। CH बॉन्ड की लेंथ जो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। C डबल बॉन्ड C की लेंथ जो होती है, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि ये सही हो, 1.08 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, ऐसा, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, जरा इस बात की चलिएगा। और CC बॉन्ड लेंथ हमने ये सपोज कर लिया है, चलो अच्छा, चलो वैल्यू डाल देता हूं। CC बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, ये सिचुएशन है। अब गौर से मेरी बात को बताइएगा, इस बॉन्ड लेंथ को मैंने A कहा, इसको B कहा, इसको C कहा। अब बताइए क्या A की वैल्यू इतनी होगी, B की वैल्यू इतनी होगी और C की वैल्यू इतनी होगी? तो जरा आप इस बात को समझिएगा, जब रेजोनेंस होता है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, तो ये फिगर कैसा चला जाएगा? गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे, ध्यान दीजिए आप, ऐसे और ऐसे, यही तो हुआ। देखो अब ये तो आपने एक फिगर बनाया, मगर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो करंट की तरह फ्लो करता है ना, हर जगह पे होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही नहीं है, जब यहां पे कोई बॉन्ड, सॉरी, जब यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है तो भैया ये लटका कैसे है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये फ्लो करता रहता है। तो जब ये फ्लो करता रहता है तो दोस्त ये ऐसे आता है। रियल पिक्चर इसकी ये है। रियल पिक्चर क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। मैं रियल पिक्चर बनाने जा रहा हूं, गौर से समझे कि रियल पिक्चर क्या है, ठीक है। रियल पिक्चर क्या है जरा देखिएगा, रियल पिक्चर बना रहा हूं, देखिए यहां पर बॉन्ड नहीं है, यहां पर बॉन्ड है, तो इसका मतलब कुछ समय के लिए बॉन्ड है, कुछ समय के लिए नहीं है, तो इस चीज को डॉटेड दिखा देते हैं। तो रियल पिक्चर ये है, इसको हम ऐसे करके ऐसे डॉटेड दिखा देंगे, ऐसे कि ये है, इस तरह से। पहले हाइड्रोजन लगा दे सबके, ये देखो। तो रियल पिक्चर क्या है, कुछ ऐसे है। इसको भी डॉटेड दिखा दोगे, इसको भी डॉटेड दिखा दोगे, इस तरह से। क्यों? क्योंकि कुछ समय में, कुछ समय यहां बॉन्ड होगा, कुछ समय बॉन्ड नहीं होगा। देखो यहां पर बॉन्ड है और यहां पर नहीं है, उसी तरह यहां पर बॉन्ड है, यहां पर नहीं है, उसी तरह यहां पर बॉन्ड है, यहां पर नहीं है। जब रेजोनेंस आएगा, अभी तो एक फिगर बनाया है ना, जब इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो यहां नहीं होगा, जब इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो यहां नहीं होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ देर के लिए है, कुछ देर के लिए नहीं है, तो उसको डॉटेड कर देते हैं। अब जरा इधर आ जाओ, सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा है,
कुछ समय के लिए देखो इसके पास पाई बॉन्ड आता है तो वहां पर डॉटेड कर दो, ये देखो है कि नहीं, और ये देखो सिग्मा है वहां पर क्या रहता है पाई, तो ये भी डॉटेड हो गया ऐसे, इस तरह से। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, गौर समझिएगा, इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो बॉन्ड है ये हो गए पार्सली सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो गए, थोड़ी सी लेंथ सही कर दूं, पार्सली सिग्मा बॉन्ड, और ये वाले क्या हो गए, ये हो गए पार्सली पाई बॉन्ड। एक मिनट, क्यों पाई बॉन्ड में कभी कभी सिग्मा भी आया है ना, तो ये बोला जाता है पार्सली, ये बोला जाता है पार्सली पाई बॉन्ड, पार्सली पाई बॉन्ड, ये देखो। तो कभी ये बॉन्ड सिग्मा है, कभी ये बॉन्ड क्या है मेरे दोस्त, पाई है, चेक करो, कभी ये बॉन्ड सिग्मा है, कभी ये बॉन्ड पाई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपने इसको नाम दिया है C, इसको नाम दिया है B, इसको नाम दिया है A। तो पहली बात तो ये आई कि जो, चलो मैं यहां लिख देता हूं, पहली बात तो ये आई कि A की वैल्यू जो है वो 1.08 से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट डबल बॉन्ड है और ये परफेक्ट डबल बॉन्ड नहीं है। और B की वैल्यू भी 0.18 से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट डबल बॉन्ड, सॉरी बेटा, वो परफेक्ट डबल बॉन्ड है, ये परफेक्ट डबल बॉन्ड नहीं है। और साथ में एक बात और आ रही है कि A और B आपस में बराबर है, ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड। और जो C बॉन्ड है, C, वो परफेक्ट सिग्मा बॉन्ड नहीं है, क्यों, वो कभी कभी 0 है और कभी कभी 1 है। तो इसका मतलब इसकी भी जो वैल्यू होगी 1.34 से ज्यादा होगी, है। चौथी बात ये निकल के आई, जो B है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, क्यों, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है। ये देखो इतनी बातें निकल के आई है। तो बॉन्ड लेंथ पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, क्या है कि कभी कभी बॉन्ड 0 है, यहां पर बॉन्ड 0 है और यहां पर बॉन्ड 1 है, तो इसलिए डॉटेड बनाया ऐसा। तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो बॉन्ड लेंथ पर भी इफेक्ट डालता है, बॉन्ड लेंथ को भी चेंज करता है। तो इसलिए जरा बॉन्ड लेंथ का भी फोकस रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है, ठीक है। इस बात को खूब अच्छे से ध्यान रखिए कि कब बॉन्ड लेंथ चेंज होगी, कब बॉन्ड लेंथ नहीं चेंज होगी। चलिए दोस्तों, अब यार बातों को और आगे बढ़ाते हैं, हेडिंग का नाम डालते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है इसको बताते हैं। रेजोनेंस जो होता है लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन। ये देखो लोन पेयर और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है अलोंग कॉन्जुगेट सिस्टम, इन कॉन्जुगेट सिस्टम। अब एक एक करके इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप एक एक करके करिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है, जरा इसको समझिए। देखो बच्चों, कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब क्या है। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अरेंजमेंट। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड अरेंजमेंट को कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा, देखो ये पहले सिंगल आया, फिर डबल आ गया, फिर सिंगल आया, फिर डबल आ गया, फिर सिंगल आया, फिर डबल आ गया, ऐसे। इस सिस्टम को हम कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। ये चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, साइक्लिक है तो भी, जैसे ये देखो सिंगल आया, डबल आया, सिंगल आया, डबल आया, सिंगल आया, ये देखो, तो ये भी एक कॉन्जुगेट सिस्टम है।
तो कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, उसको हम कॉन्जुगेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखना चाहें तो जरा बताएं क्या इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम है? आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं दोस्तों, सही बताइएगा, क्या ये कॉन्जुगेट सिस्टम है? डबल है, सिंगल है, डबल है? हाँ, अल्टरनेट सिंगल डबल अरेंजमेंट है तो कॉन्जुगेट सिस्टम है। और आप चेक करो, अल्टरनेट सिंगल डबल अरेंजमेंट है, डबल सिंगल सिंगल, तो इसका मतलब क्या है? ये एक कॉन्जुगेट सिस्टम है। अब आपका मन कर रहा है कि सर हम एक और एग्जांपल देंगे कॉन्जुगेट सिस्टम का, तो मैंने बच्चों से पूछा क्या ये कॉन्जुगेट सिस्टम है? चेक करके बताओ, क्या ये कॉन्जुगेट सिस्टम है? तो देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, इसका मतलब इतना पार्ट कॉन्जुगेट सिस्टम है। देखो, डबल सिंगल डबल, अब सिंगल सिंगल, दो सिंगल आ गए ना, तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट नहीं है, मगर ये पूरा कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट है। अल्टरनेट होने चाहिए, यहां अल्टरनेट नहीं है, दो सिंगल आ गए, एक सिंगल ये एक सिंगल ये, है कि नहीं? तो इतना पार्ट कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट है इसका मतलब। तो कॉन्जुगेट सिस्टम को निकालना सीख रहे हो कि कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे निकाला जाता है। जैसे ये देखो, आप बताओ कहां से कहां तक कॉन्जुगेट सिस्टम है? तो देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक कॉन्जुगेट सिस्टम है कि नहीं? डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट सिंगल डबल है तो कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो कॉन्जुगेट सिस्टम समझ में आ गया। अब इसी कॉन्जुगेट सिस्टम में हमें डीलोकलाइज कराना है, किसका? चार्ज का और डबल बॉन्ड का। कैसे कराना है जरा देखो, इतनी कंडीशन है डीलोकलाइजेशन की, ये है कंडीशन ऑफ डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है घूमना। देखो, डीलोकलाइज, लोकलाइज्ड का मतलब होता है फिक्स इलेक्ट्रॉन, और डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो टहलते रहते हैं, है ना? लोकलाइज्ड का मतलब फिक्स इलेक्ट्रॉन, वो घूमेंगे नहीं, एक एटम पे रहेंगे, और जो डीलोकलाइज्ड है वो रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो डीलोकलाइज की कंडीशन क्या है? तो जरा देखो यार, डीलोकलाइजेशन की ये कंडीशन है, पहला, यदि कहीं पे प्लस हो अब कार्बोकैटायन हो और उसके साथ क्या लगाओ? कॉन्जुगेट सिस्टम लगाओ, कॉन्जुगेट सिस्टम लगाओ। पहली कंडीशन ये है, मतलब कुछ ऐसा, ये देखो प्लस लगा है और फिर आपने कह दिया डबल सिंगल डबल, ऐसा कुछ। तो प्लस के अर्जेंट में यदि कॉन्जुगेट सिस्टम है तो वहां पर चार्ज डीलोकलाइज करेगा, घूमेगा। इसी तरह से ये देखो, यदि कहीं पर माइनस लगा हो और कॉन्जुगेट सिस्टम हो, ये देखो ऐसे, तो भी चार्ज घूमेगा, मतलब डीलोकलाइज करेगा। यदि कहीं पर फ्री रेडिकल हो ऐसे और कॉन्जुगेट सिस्टम हो तो भी वो घूमेगा, ये देखो ऐसे। और यदि कहीं पर प्लस हो गया, माइनस हो गया, फ्री रेडिकल हो गया और डबल, और क्या हो सकता है? लोन पेयर। यदि कहीं पर लोन पेयर है और कॉन्जुगेट सिस्टम है तो भी चार्ज हमारा क्या होगा? डीलोकलाइज होगा, घूमेगा। और डबल सिंगल डबल लगा हो तो भी घूमेगा, मतलब सिर्फ कॉन्जुगेट सिस्टम हो तो भी घूमेगा, ऐसे। तो जरा गौर समझो, कब कब चार्ज घूमता है? प्लस के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगाओ तो डीलोकलाइज करेगा, ठीक है? गौर समझिए, प्लस के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगाओ तो डीलोकलाइज करेगा, माइनस के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगाओ तो डीलोकलाइज करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगाओ तो डीलोकलाइज करेगा, लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगाओ तो डीलोकलाइज करेगा, और कार्बन के साथ मतलब डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज सिस्टम लगाओ तो भी डीलोकलाइज करेगा। मतलब डीलोकलाइजेशन की ये कंडीशन है। जरा देखो, ये सॉरी, मेरी बात को समझिए, यदि कहीं कार्बोकैटायन के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगा है तो भी डीलोकलाइज करता है,
माइनस के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगा है तो भी डिलोकलाइज करता है, फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगा है तो भी डिलोकलाइज करता है, तो लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम लगा है तो भी डिलोकलाइज करता है, और डबल बॉन्ड के साथ यदि कॉन्जुगेट सिस्टम लगा है तो भी डिलोकलाइज करता है। ये देखो ऐसे। तो हम लोगों ने क्या बातें बताई, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि प्लस के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम मिल जाए तो डिलोकलाइजेशन होगा, माइनस के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम मिल जाए तो डिलोकलाइजेशन होगा, फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम मिल जाए तो डिलोकलाइजेशन होगा, लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम मिल जाए तो डिलोकलाइजेशन होगा, और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट सिस्टम मिल जाए तो डिलोकलाइजेशन होगा। डिलोकलाइजेशन का मतलब मूवमेंट होगा चार्ज का। अब बच्चों की बात यह आती है कि सर होगा कैसे, डायरेक्शन क्या होगी, और कब होगा कब नहीं होगा, क्या ऐसा भी कुछ है कि कब होगा कब नहीं होगा? तो हाँ बिल्कुल है। अब एक एक करके आपको कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। हम पहली कंडीशन उठाते हैं, गौर से देखिएगा। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, हम पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं जब कार्बोकैटायन था और कॉन्जुगेट सिस्टम था। ये देखो ऐसा था, ये देखो बच्चों ऐसा लगा हुआ है। तो कॉन्जुगेशन किधर से किधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो किधर से किधर घूमेंगे। तो देखो सबसे पहले सिंपल सा ऑर्डर है, इस ऑर्डर को ध्यान रखो, जनरली यही ऑर्डर फॉर्म होता है। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले लोन पेयर घूमते हैं, लोन पेयर या फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होता है। जब लोन पेयर नहीं होंगे तब पाई बॉन्ड से स्टार्ट होगा, ऐसा। तो लोन पेयर घूमेंगे और पाई बॉन्ड घूमेंगे, पहले लोन पेयर घूमते हैं फिर पाई बॉन्ड घूमते हैं। यदि लोन पेयर नहीं है तो फिर पाई बॉन्ड घूमेगा। अब जरा बताओ इस पूरे में कहीं लोन पेयर है? नहीं, तो फिर कहां से स्टार्ट करोगे? पाई बॉन्ड से स्टार्ट करोगे। अब पाई बॉन्ड से स्टार्ट करोगे तो डायरेक्शन क्या है? तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, ये प्लस लगा है तो प्लस की ओर ही तो इलेक्ट्रॉन भगेंगे। डायरेक्शन क्या होगी? प्लस चार्ज की ओर होगी। भाई ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो प्लस की ओर भगेंगे, तो ये ऐसे आ गया ऐसा। और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। नोट नंबर 2 ध्यान रखिएगा। नोट नंबर 1, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है या पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना और एक पाई बॉन्ड फॉर्म करने में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। जगह नहीं है उधर, ध्यान रखना। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे तुमने एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया, याला ब्रेक किया, याला फॉर्म किया, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक पाई बॉन्ड फॉर्म करोगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। या फिर गौर सुनिए, लोन पेयर को कन्वर्ट करो, लोन पेयर को कन्वर्ट कर रहे हो पाई बॉन्ड में तो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। या फिर पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हो लोन पेयर में तो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। ये ध्यान रखना। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पूछेगा तो कैसे बताओगे? देखो तुमने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया और एक बनाया तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और इसका प्लस चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया ऐसे। अब एक बार और करा लो, डायरेक्शन एक ही रहेगी। अब इधर से इधर भी आ सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है, तो एक ही डायरेक्शन में भगोगे। ध्यान रखिएगा, वन डायरेक्शनल होता है, इधर की ओर चलिए तो ये ऐसे आया डायरेक्शन। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आया? ऐसा आ गया। ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। ये देखो डबल हेडेड एरो है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए? ये आए। डायरेक्शन क्या है मेरे दोस्त? इनकी डायरेक्शन चेक कर लो, 1 2 3। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। और डायरेक्शन क्या है? प्लस चार्ज की ओर। सबसे पहले कौन मूव करेगा? लोन पेयर या फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन मूव करेगा? पाई। लोन पेयर नहीं है तो पाई से मूवमेंट किया मैंने, पाई घूमा, कहां पे आया? प्लस पे। क्यों? क्योंकि भाई पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज की ओर ही भगेंगे। एक बार घुमाया,
ठीक है, एक बार घुमाया ये आ गया, एक और घुमाया ये आ गया, अब घूम ही नहीं सकता है, घूम ही नहीं सकता। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए? 3, इसको मिलाकर इसको भी काउंट करते हैं। अब मेरी बात को गौर समझिएगा, यदि आप इस बात को ऐसे लो, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यदि कहीं पर रेजोनेंस है तो वो हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पे ही जाता है। चेक करो, 1 था अब कहां आया? 3 पे, 3 था अब कहां आया? 5 पे है, बताओ। तो वो अल्टरनेट पोजीशन पे जाता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्यों? 1 पे प्लस था, फिर 3 पे आता, 3 से 5 पे आता, तो 3 लोकेशन पे गया ना, इंक्लूडिंग दिस फिगर। इस जगह पे था, अब कहां आएगा? 3 पे आएगा, 3 से कहां जाएगा? 5 पे जाएगा। तो जितनी अल्टरनेट लोकेशन है कॉन्जुगेट सिस्टम में, कॉन्जुगेट सिस्टम में टोटल अल्टरनेट लोकेशन नहीं, जहां तक कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जितनी अल्टरनेट लोकेशन है उतने रेजोनेटिंग फिगर होंगे। चेक कर लो, नोट डाल रहा हूं, गौर समझिएगा। इन नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेट सिस्टम, यदि कोई नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेट सिस्टम है तो क्या है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ लोकेशन, जितनी लोकेशन उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं कि आप उसको बनाओ, मगर थोड़ा इस बात को मेरी समझ लेना कि मैं कह क्या रहा हूं। कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखो यहां था 1, फिर अल्टरनेट जाएगा 2, फिर 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जाएगा कैसे? ऐसे, प्लस की ओर भगेगा। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे इस बात को तुम समझ पाओ, क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर पाओगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी। देखो यार दोस्त, एक और एग्जांपल देता हूं, गौर से समझिएगा। मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा, ये प्लस है, अब जरा देखो, जरा देखो यार दोस्त, अब इसको करो, कितनी है? यहां पे प्लस है तो ये 1, इसकी अल्टरनेट लोकेशन ये, इसकी अल्टरनेट लोकेशन ये, इसकी अल्टरनेट लोकेशन ये। तो आपके हिसाब से कितने फिगर बने? 1 2 3 4। आप कहोगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 4। गलत। क्यों? कॉन्जुगेशन यहां से ब्रेक हो चुका है। ये देखो, सिंगल सिंगल, चेक करो, इस जगह पे चेक करो, ये वाले बॉन्ड चेक करिए जरा, ये दोनों सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो कॉन्जुगेशन तो इतना ही है ना, कॉन्जुगेट सिस्टम इतना है, तो कितने फिगर आए? 1 2 3। तो आप कहोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे 3, 4 नहीं बनेंगे। उधर तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है ना, उधर तो कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्जुगेशन के बेसिस पे यही 3 तो आएंगे है। अब ये चीज ऐसे लिख दी जाती है तो फिर ज्यादा हो जाते हैं। देखो अब चेक करो, अब देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम यहां से वहां तक है। अब बस देख लो, 1 2 3 4, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे? 4 आएंगे। ये कहा जा रहा है। और नॉन साइक्लिक होना चाहिए, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक का पढ़ाया है, जरा कंडीशन देख लेना, नॉन साइक्लिक हो, है ना, नॉन साइक्लिक कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। सर्किल फॉर्म में कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, नॉन साइक्लिक होना चाहिए। जैसे ये देखो, गौर समझिए मेरी बात को, ये देखो बच्चों, ये प्लस लगाए। अब मैंने कहा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो 1 अल्टरनेट जाना होता है, 2 3, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए? 3 आ गए बस। और ये नॉन साइक्लिक है, देखो पूरा सर्किल फॉर्म में कहां घूम रहा है। नॉन साइक्लिक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हो, बस ऐसे आ गए। किसी ने कहा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, नॉन साइक्लिक के हैं, ध्यान रखिएगा, साइक्लिक के नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो मार खा जाओगे।
ठीक है ना प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान रखना यार दोस्त है। नॉन साइक्लिक सर्किल के फॉर्म में कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसके बनाओ तो 1 कहां से चलेगा 1, अच्छा सर कार्बोकटाइन के पढ़ा रहा था, सॉरी बेटा कार्बोकटाइन के पढ़ा रहा था, तो कार्बोकटाइन बनाना पड़ेगा ना यार, 1 मिनट। अब जरा देखो, ये देखो कार्बोकटाइन, तो ये 1 अल्टरनेट चलोगे, ये 2, ये 3 और ये 4, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे 4। ठीक है, सर्किल के फॉर्म में नहीं, ये पूरा नहीं घूमा। अब यदि हम इसमें कह दें, ये देखो इसमें बताओ, तो चलो चेक करो, ये सर्किल के फॉर्म में है, देखो यहां से ये देखो सर्कुलर हो गया, सिंगल डबल था, चेक करो ये देखो क्या है, सिंगल डबल, ये सर्किल है ना, साइक्लिक कॉन्जुगेशन सिस्टम है। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन सिस्टम में बताना नहीं सिखाया है मैंने, ऐसा नहीं कि इसके बनेंगे नहीं, मगर अभी वो बात मैंने नहीं सिखाई है, अभी वो बात मैंने नहीं सिखाई है ना। मैंने अभी आपको सिर्फ नॉन कॉन्जुगेशन में सिखाया है, तो नॉन कॉन्जुगेशन की बात चल रही है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे जब कैसा हो, हमारे पास प्लस चार्ज हो, और प्लस चार्ज ये। अब एक कंडीशन बताने जा रहा हूं, उसको गौर से समझिएगा, नोट डाल के लिख रहा हूं क्योंकि ये बच्चे गलत करते हैं, तो आप गलत ना करें। नोट देखो प्यारे बच्चों, देख के बताना जरा यहां पे रेजोनेंस है या नहीं है। ये देखो कंडीशन है कि नहीं है, चेक करो। यदि आप चेक करोगे तो ये देखो प्लस और ये देखो प्लस, और इसके बगल में क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम है, पूरा का पूरा कॉन्जुगेट सिस्टम है। चेक करो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मगर यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। ओ प्लस चार्ज डज नॉट delocalize, बिकॉज, ऐसा क्यों, किसी ने पूछा ऐसा क्यों है, रीजन क्या है, बिकॉज की जगह रीजन लिख देता हूं। रीजन भाई ऐसा क्या रीजन है कि यहां पर नहीं होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, ओह ये क्या दब गया, वैकेंट ऑर्बिटल। गौर से मेरी बातों को समझिएगा, जिस चीज पर प्लस चार्ज है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर जाएगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा ना, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए ना, कैसे बनाएगा पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं है? और जबकि कॉन्जुगेशन की कंडीशन है प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ध्यान रखना, यदि वो प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, तो डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि इसका ये ऑर्बिटल खाली है। आगे बताता हूं, ये देखो, ये जब आया तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आके यहां पे बॉन्ड बनाया है। चेक करो भाई, ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए हैं, तो इसके पास तो इसके तो इलेक्ट्रॉन लगे नहीं है। तो जब मेरे दोस्त प्लस वाले का इलेक्ट्रॉन नहीं लगा, तो लगा क्या होगा, प्लस वाले का लगा होगा वैकेंट ऑर्बिटल, है कि नहीं? बताओ, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए और पाई बॉन्ड बना लिया, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए होंगे तो इसने क्या लगाया है, वैकेंट ऑर्बिटल लगाया है। तो कार्बन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है इसलिए आता है, मगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थोड़ी ना है। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल क्यों होता है? कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होने का रीजन ये है क्योंकि कार्बोकटायन तुम ऐसे फॉर्म करते हो, उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसी दूसरे के पास, इसलिए आए। और यहां पर तुमने प्रोटॉन एक्सेप्ट कराया है,
इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो दिखने में तो लगता है कि रेजोनेंस की कंडीशन है, मगर बच्चों ध्यान रखना यहां पर रेजोनेंस नहीं है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान दें कि यहां पर क्या है, रेजोनेंस नहीं है। इसका कलर चेंज कर देता हूं, चलो कलर फिक्स हो गया, कोई बात नहीं, यहां पर रेजोनेंस नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि इनमें से किस पे रेजोनेंस हो रहा है, किस पे नहीं हो रहा है। तो पता चला तुमने प्लस माइनस कंडीशन देख के चिपका दिया कि हाँ यार सर इसमें रेजोनेंस हो रहा है, आप टेंशन ना लो, जबकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो रेजोनेंस होगा, कार्बन की जगह यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो रेजोनेंस नहीं होगा। अब जरा देखो यार दोस्त, और आगे बताता हूं, और एग्जांपल ले लो। देखो अब किसी के पास माइनस चार्ज है ऐसे, अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी। अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे ना, तो अब प्लस चार्ज के बाद इसकी डायरेक्शन चेक करते हैं। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी, ज्यादा फ्री कौन होता है। मैंने अभी डायरेक्शन बताई थी, लोन पेयर सबसे पहले घूमेंगे, फिर पाई बॉन्ड। तो बताओ जरा यहां पर क्या आई, ये माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर है ना, तो अब लोन पेयर चलेंगे, लोन पेयर ऐसे आएंगे, पाई बॉन्ड ऐसे जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, लोन पेयर एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो देखो लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में। ऐसे लोन पेयर का मतलब माइनस चार्ज है ना बच्चों। ये देखो एक फिगर आ गया। फिर वही काम करो, एक बॉन्ड बनाओ, एक बॉन्ड ब्रेक करो। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बस इतना ही काम होता है, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है। ये देखो ऐसे। तो दोस्तों यार इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखो लोन पेयर से स्टार्टिंग क्यों की, क्योंकि लोन पेयर सबसे फ्री है। मैंने कहा था डीलोकलाइजेशन का ऑर्डर क्या है, पहले लोन पेयर चलेंगे, लोन पेयर या माइनस चार्ज बात एक ही है। माइनस चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले लोन पेयर हुआ, फिर डबल बॉन्ड, तो एक बार बॉन्ड फॉर्म होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एक ही कहानी होती है, एक बार बॉन्ड फॉर्म होना, एक बार बॉन्ड ब्रेक होना। देखो एक पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर एक पाई बॉन्ड बना, फिर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। और वो मैंने आपको पढ़ाया ही था कि जहां पर लोकेशन है, लोकेशन से अल्टरनेट काउंट कर लो, 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी भी आ रहा है, आपको मैंने अभी पीछे ही पढ़ाया है। यदि नॉन साइक्लिक है तो बस आप कुछ ना करो, लोकेशन काउंट कर लो, उतने ही फिगर बनेंगे, 1 2 3, और देखो 3 बन के आया। तो यदि माइनस चार्ज होता है तो डीलोकलाइजेशन का ऑर्डर कैसा होता है, ऐसा होता है। अब इसी तरह से जैसे ये देखो, किसी ने कहा यार बताओ जरा इसमें कैसा डीलोकलाइजेशन होगा। तो यार ये लोन पेयर है ना, तो सबसे पहले लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, एक फिगर आ गया। ऐसे, फिर आपने क्या किया, ये ऐसे, ये ऐसे, एक और फिगर आ गया। ये देखो कितने फिगर आए, 3। और आप चाहें तो लोकेशन काउंट कर लें, यहां से जाना था, एक अल्टरनेट काउंट होती है, 2 3, देखो 3 आ रहा है ना। जो आपको रूल बताया उस रूल से निकाल लो तो भी उतना ही आएगा। और लोन पेयर पहले मूव करेंगे क्योंकि वो फ्री है, पाई बॉन्ड कम से कम बंद है ना यार, वो तो बैंड है, किसी से बना हुआ है, तो लोन पेयर सबसे पहले मूव करते हैं, लोन पेयर मूव कर गए इस तरह से, और इस तरह से चीजें आगे बढ़ गई, घूमता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, बढ़ता चला जा रहा है। बस समझ रहे हो कैसे करना है। तो आप लोग रेजोनेंस को घुमाना सीख गए, डायरेक्शन निकालना सीख गए। अभी हमने स्टेबिलिटी की बात नहीं की है कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे। अभी पहले ये रेजोनेंस तो पकड़ो कि कहां रेजोनेंस हो रहा है, कहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन को घुमाना है, कौन से इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमाना है कि नहीं। पहले हमें ये तो पता चले, पहले हमें ये तो पता चले कि कब कब की सिचुएशन क्या है। ये घुमा पा रहे हो इलेक्ट्रॉन, टेंशन तो नहीं है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घूमेंगे कि हाँ भाई हम इलेक्ट्रॉन घुमा लेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। देखो
अब हमें यह पता चल गया है कि रेजोनेंस की डायरेक्शन क्या है ना? तो जरा ये बात समझो, जैसे ये, अब इस बात को जरा देखते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड है और ये ऐसे बना है ना? अब इसको घुमाओ, कितने फिगर आएंगे? तो साइक्लिक है नहीं, तो यहां से आया 1, अल्टरनेट चलो 2 और यहां पे 3, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 3 होंगे। ऐसे ही तो बनाओगे है। अब जरा देखो यार, अब साइक्लिक के लिए बताते हैं। साइक्लिक में भी यही काम करना है, मगर तुम्हें अल्टरनेट घुमा के अच्छे से देखना होगा। जैसे ये देखो, मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं, गौर से देखिए। जैसे मेरे से किसी ने कहा बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अब उसी तरह से घुमाओ जैसे अभी पीछे घुमाया है। देखना 1, फिर ये कहां आएगा 2, ये कहां आएगा 3, ये कहां आया 4, अब कहां जाएगा? फिर यदि रिपीट करो तो यही वाली आ रही है। जब तक हम किसी उसी पॉइंट पे ना पहुंचे जिस पॉइंट से चालू हुए थे, तब तक ऐसे ही घूमते चले जाओगे। देखो यहां से चले 1, वहां आया 1 था, वहां 2 के बाद 3 के बाद 4। अब हम कहां जाएंगे? यदि हम यहां आए तो ये पहले से हम लोग काउंट कर चुके हैं, यदि हम इधर गए तो भी पहले से काउंट है, तो रुक गए। साइक्लिक का बता रहा है, जब तक नई लोकेशन मिलती रहे तब तक काउंट करते रहो, और यदि नई लोकेशन मिलना बंद हो जाए तो रुक जाओ। देखो 1 से चले 2 पे आए, 2 से चले 3 पे आए, 3 से चले 4 पे आए। अब 4 से कहां जाओगे? अल्टरनेट है ना, तो एक पॉसिबिलिटी है 4 से 2 पर, एक पॉसिबिलिटी है 4 से 1 पर, और वहां पर पहले ही हम जा चुके हैं। तो बस अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे? 4 आएंगे। मगर यही बात देखना, जरा गौर समझिएगा, मैं क्या समझा रहा था, हो सकता है अभी तुम समझ ही ना पाए हो, मगर अब जरूर समझ पाओगे। ये देखो, पहले ये देख के बताओ क्या इसमें कॉन्जुगेशन की कंडीशन है? पहले तो ये देखो कि क्या इसमें रेजोनेंस की कंडीशन है? लोन पेयर सिंगल डबल है। अब कितने फिगर बनेंगे ये कैसे पकड़ोगे? बस यहां से चालू करो, 1, अल्टरनेट घूमो 2, ठीक है 3, अब देखो ये 4, ये नई लोकेशन है, यहां पे पहले से नंबर नहीं पड़ा है 4, फिर अल्टरनेट 5, अब फिर घूमोगे तो ये 6 पे आओगे, और 6 क्या है? पहले से 1 पड़ा है यहां पे। 1 से गए 2, 2 से गए 3, अब 3 से जाने के देखो 3 से गए 4, ये नई लोकेशन थी इसलिए चलते चले गए, 4 से गए 5, तो टोटल कितने आएंगे दोस्त? 5। जब तक नंबर पुराना ना मिले तब तक साइकिल में घूमते चले जाओ, जब तक पुराना नंबर हमारे हाथ ना आए, मतलब कोई ऐसी लोकेशन ना आए जिसमें पहले से नंबर पड़ा है, तब तक घूमते रहो। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे? 5 आएंगे। ठीक है, जैसे ये देखो, और 2-4 एग्जांपल मारते हैं जैसे तुम समझ पाओ। देखो ये एक फिगर है, ठीक है, इस फिगर को अच्छा बाद में लेते हैं, पहले इसको लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये कौन सी चॉकलेट है? हाँ, अब जरा देखो यार दोस्त, इसको कंसीडर करो। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है, चालू कर दो काम। ठीक है, गौर समझिएगा, यहां पे 1, अल्टरनेट चलना है 2, 3, 4, अब 4 का अल्टरनेट देखो 5, यहां पे नंबर नहीं है ना, तो फिर घूमते रहो 5, 6, 7, 8 यहां पे आएगा, और 8 यहां पे आया तो यहां पे पहले से नंबर पड़ा है, बस रुक गए। कितने होंगे? 7 होंगे। बात समझ पाए कैसे किया? हमने प्लस से चालू किया, +1। देखो मैंने कैसे चालू किया आपको बताता हूं, फिर से बता देता हूं। देखिए ये देखो, ये चालू किया 1 से, अब अल्टरनेट नंबर डालते चले जाओ, जब तक कोई ऐसी लोकेशन ना मिले जिसमें पहले नंबर डाल चुके हो तब तक घूमते रहना, चाहे जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, सब पॉसिबल है। जब तक ऐसी लोकेशन ना मिले जो पहले जा चुके हो, 1 से स्टार्ट हुए, अल्टरनेट जाना है 2, 3, 4, अल्टरनेट 5, यहां नंबर नहीं था ना इसलिए चले गए, 6, यहां पर भी नंबर नहीं है इसलिए ठीक है, 7, अल्टरनेट जाना है, यहां पर भी नंबर नहीं है। अब 7 के बाद जरा नंबर बताओ, यहां पे आएगा 8, और यहां पे पहले से नंबर पड़ा इसलिए रुक गए, नहीं तो हम घूमते रहते।
ये देखो, ये कहा जा रहा है आपसे ऐसे करना है। किसी ने कहा नहीं सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, कुछ और बताओ। ये देखो, अब इस बात को बताते हैं कि हाँ यार ये कैसे चलेगा। देखिए ये देखो, अब इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, नंबर डालो, यहां से चालू कर दें, कहीं से भी चालू कर दो। डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड का एक जगह से पकड़ लो, यहां से डालना है 1, अल्टरनेट चलना है 2, 3, 4, अल्टरनेट 5, 6 यहीं पे आ जाएगा ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब किसी ने कहा 5 यहां पे आ सकता था, तो भी ठीक है, बात तो वही हो जाएगी, है ना। तो 4, 5 के बाद 6 सेम, तो कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे इस तरह से आपको घूमना है। कर लोगे ना यार, बना लोगे, कोई टेंशन तो नहीं है, ऐसा की दिक्कत आए, बना लोगे मना मेरे दोस्त। चलो, यदि आप इस तरह से भी साइक्लिक के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना सीख गए, तो हम लोगों का एक काम हो गया कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएंगे, कैसे निकाले जाएंगे। अब जरा इसके बता दो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, बात खत्म हो जाए। पहले तो मुझे ये बताओ रेजोनेंस स्टार्ट कहां से होगा, फिनॉल है, फिनॉल में रेजोनेंस स्टार्ट कहां से होगा, गलत बताया तो भाई जी टेंशन हो जाएगी। रेजोनेंस कहां से स्टार्ट करें, घुमाना कहां से स्टार्ट करें, मैंने क्या पढ़ाया है, सबसे पहले कौन घूमते हैं, लोन पेयर। क्या लोन पेयर है पूरे मॉलिक्यूल में, यस, ये देखो, तो यहां से घुमाओ, तो नंबर 1, अब अल्टरनेट जाएंगे 2, 3, 4, और कहीं पड़ सकता है बताओ। अब 4 के बाद 5 क्या पड़ सकता है, यहां या 5 यहां, इसका मतलब 4 बनेंगे, है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते हो, क्यों, इससे ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये, तो ऐसा हुआ, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से ये चीज चलती है, ठीक है दोस्त, इतनी बात। नेक्स्ट क्लास में अभी रेजोनेंस को ही स्टार्ट करेंगे, अभी रेजोनेंस हमारा बाकी है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये पढ़ाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्यों दोस्त, क्योंकि उसमें आप सारी तरह की स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपको रेजोनेंस पढ़ा देंगे तो रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस से रिलेटेड भी स्टेबिलिटी आने लगेंगी, कि जब कॉन्जुगेशन होगा तो कैसे स्टेबिलिटी निकालोगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के कई तरह के क्वेश्चन भी आने लगेंगे और भी बाकी चीजें आएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा और इस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा जो पढ़ाया गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।